कि हम लोग जो स्कूल्स में जाके वर्कशॉप्स करते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या-क्या गाइडलाइंस हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट है, क्या-क्या कंटेंट्स हैं, अब हम लोग उनको सीखने का प्रयास करेंगे। ये जो कुछ भी सीखना है या जो कुछ भी बताना है, हर तरफ केवल परम पूज्य गुरुदेव हैं। तो एक बार हृदय में उनको धारण करके हमारे साथ-साथ गायत्री महामंत्र इसी भाव से कि वो इस उद्देश्य की पूर्ति में हम सब का साथ दे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र कोमलता से बंद, एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस प्रशिक्षण कार्य का हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, जब भी हम लोग स्कूल में जाएंगे तो हम लोगों के पास सबसे पहली चीज जो है वो समय। स्कूलों में काम करने के लिए समय का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि जितना भी समय हमको मिला है हमें उसकी समय सीमा के अंदर, यानी अगर हमको 50 मिनट मिला है तो हम 45 मिनट में, 1 घंटा मिला है तो 55 मिनट में 5 मिनट पहले ही सारी चीजों को वाइंड अप कर देंगे। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं यानी जितनी भी वर्कशॉप्स हैं वो सारी फ्लेक्सिबल मॉडल्स की हैं। ये हम लोगों के बुद्धि विवेक के अनुसार है कि समय और परिस्थिति को देखते हुए हम लोग उसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। जैसे ब्रेन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है या अन्य और भी जो प्रोग्राम है उनको हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, यदि साधारण तरीके से करते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम 2 घंटे का है। लेकिन यदि कहीं हमको ऐसा अवसर नहीं मिलता है तो हम उसको 1 घंटे में भी कर सकते हैं और उससे कम में भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम लोग सीखने जा रहे हैं तो उसकी एक एक बारीकी को सीखेंगे। इसी चरण में सबसे पहली चीज आती है कि जब भी हम किसी विद्यालय में जाएं तो हमें गायत्री परिवार का इंट्रोडक्शन देना होता है। आत्मीय भाइयों बहनों, आप सब लोग बहुत पुराने साधक हैं, बड़े साधक हैं। गायत्री परिवार के बारे में आप सबको सब लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत 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 कुछ ही जानते होंगे। लेकिन स्कूलों में उसको शॉर्ट में इफेक्टिव वे में कैसे प्रेजेंट करना है उसका एक छोटा सा नमूना। हम इसको स्टार्ट करें गायत्री मंत्र से, गायत्री शक्ति से, और एंड करें यानी इंट्रोडक्शन का एंड करें कन्या किशोर प्रोजेक्ट पे। कैसे करना है उसका एक छोटा सा एग्जांपल। हम लोग सारे बच्चे बैठे हैं और बच्चों के बीच में हमने क्या प्रेजेंट करना है कि प्यारे बच्चों, इस सृष्टि का जो संचालन है, इस सृष्टि का संचालन वो एक शक्ति जिसको आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड किसी भी नाम से जानते हैं, जिस शक्ति से उसका संचालन होता है उस शक्ति को गायत्री कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे आचार्य भी ऐसे हो सकते हैं जो कि इससे परिचित ना हो। लेकिन यहाँ पे स्कूलों में आप लोग एक चीज विशेष देखोगे कि सरस्वती माता की तस्वीर लगभग सभी विद्यालय में होती है। बच्चे सरस्वती माता को जानते हैं। तो यहाँ पे यदि हमारे पास समय है तो हम एक चीज बता सकते हैं कि प्यारे बच्चों, गायत्री कोई लेडी बॉडी नहीं है।
कोई स्त्री का शरीर धारण करके नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने भावना जागृत करने के लिए एक 16 साल की सुंदर कोमल सी बिटिया को बिठा के एक तस्वीर के रूप में वो कर दिया कि ताकि हमारे भाव जागृत हो। लेकिन अब ये है क्या, ईश्वर की कार्यकारिणी शक्ति जिसको हम गायत्री के नाम से जानते हैं, उसने अपने आप को 3 रूपों में विभक्त करा इस सृष्टि का कार्य करने के लिए। पहला ह्रीम, श्रीम, क्लीम। ह्रीम यानी कि माँ, जिनकी हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। ह्रीम, श्रीम जिनको माँ लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। क्लीम जिनको माँ दुर्गा और काली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 3 देवियां, पहली ह्रीम माँ सरस्वती, श्रीम यानी माँ लक्ष्मी, क्लीम यानी दुर्गा या काली। इस तरीके से ईश्वर सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, इस शक्ति से सारा संचालन करते हैं। ये तो हुआ गायत्री का परिचय। उसके आगे हमें बच्चों को बताना है कि प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम का नाम जानते हो? तो लगभग बच्चे आपको उत्तर देंगे कि हाँ जानते हैं। भगवान श्री राम के गुरु कौन थे? भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का नाम सभी क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान विश्वामित्र जी को गायत्री का क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। दृष्टा कहते हैं, जनक कहते हैं। तो क्या विश्वामित्र जी से पहले किसी ने गायत्री को सिद्ध नहीं किया था? नहीं जी, किया था, बहुतों ने किया था। बल्कि उनके साथ के ही भगवान श्री राम के 2 गुरु थे, विश्वामित्र जी से भी ज्यादा जो है श्रेष्ठ थे वशिष्ठ जी। उन्होंने भी गायत्री को सिद्ध किया था, लेकिन वशिष्ठ जी ने गायत्री को सिद्ध करके एक समुदाय विशेष को उसका बेनिफिट प्रारंभ किया था, यानी कि वो पंडित जी लोगों को उसका बेनिफिट दिया था। लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या किया, उसको समाज के कल्याण के लिए लगाया। क्योंकि वो विश्व के मित्र बने, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र रखा। तो प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम के समय में विश्वामित्र जी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, तब उनको गायत्री सिद्ध हुई थी। इस कलयुग में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये और माता भगवती देवी शर्मा। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस कलयुग में 24 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या। कैसी कठिन तपस्या कि इनको आदेश था इनके गुरु दादा गुरु का कि आपको गायत्री की साधना करनी है, तपस्या करनी है। कैसी करनी है कि आपको जो गाय भोजन करती है, भोजन करने के बाद जो गोबर कर देती है, उस गोबर में से जो अपच जो होंगे, यानी जो पचे नहीं होंगे, उनकी रोटी बनानी है। तो प्यारे बच्चों, कभी आधी रोटी बनती थी, कभी 1 रोटी बनती थी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक वही 1 या आधी रोटी खा करके इस तपस्या को करा और 1 गिलास छाछ। तो ऐसी कठिन तपस्या 24 वर्षों तक करने के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव को गायत्री सिद्ध हुई। तो गायत्री सिद्ध करने के बाद यदि चाहते तो ये भी मोक्ष की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन इन्होंने इस सिद्धि को इसलिए प्राप्त करा कि धरती पे दोबारा से स्वर्ग का अवतरण हो सके, ये धरती दोबारा से स्वर्ग बन सके। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के आदेश से गायत्री परिवार का गठन किया, जिसका मुख्य केंद्र शांति कुंज हरिद्वार है। और इस शांति कुंज हरिद्वार से फिर बहुत सारी गतिविधियां चलाई गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट चलाए गए, जो मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए, यानी कि धरती पे स्वर्ग लाने के लिए काम करते हैं। उन्हीं सारे डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है कन्या किशोर कौशल कन्या। इसके प्रशिक्षण के लिए हम लोग आप लोगों के मध्य आते रहेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग स्कूल में जाएंगे तो ये वाला जो बैनर है, आप इस बैनर में नीचे नाम देख रहे होंगे, देखो, राजकुमारी एचएस स्कूल एंड ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार कानपुर।
तो ये इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको करा था। तो जिस जिस विद्यालय में हम लोग जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे हम लोग एडिट करते हुए जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड होगी। अब हम लोग एक एक स्लाइड को पढ़ेंगे। हमारा जो उद्देश्य है, हम अपने बोलने से भटके नहीं, प्रेजेंटेशन हमारा सही हो, तो इसीलिए हम लोग पीपीटी के माध्यम से करते हैं। पहली स्लाइड क्या थी? पहली स्लाइड गायत्री परिवार के परिचय की थी। वहां से हम लोग गायत्री परिवार से कहाँ आ गए? कन्या किशोर पे आ गए। तो इस वे से क्या है कि हम कभी भी वो नहीं होंगे। यदि हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं तो इसमें गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अगर मित्रों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो तो देखो हमने नीचे एक जगह हाईलाइट करके रखा है रामो देवता की कहानी, लेकिन इस पे सबकी नजर जल्दी नहीं पड़ती। ये हम लोगों ने अपने रिमाइंडर के लिए रख रखा है। क्यों अपने रिमाइंडर के लिए रख रखा है? कि जब किसी को जैसे उद्देश्य बताना है कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो यहाँ पे रामो देवता की कहानी हमको ये बताती है कि हमको देवता बनना है। गायत्री महामंत्र के अंदर जो पहली विश्व की सबसे बड़ी प्रार्थना हम लोगों की आती है वो यही तो है, भर्गो देवस्य धीमहि। तो देवता का अर्थ समझाने के लिए यदि हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक एनिमेटेड मूवी है जो ये बताती है कि देवता क्या है। तो रामू देवता की कहानी आप लोग सुना सकते हैं, यदि सुनाने का अवसर है, समय है, तो आप सुना सकते हो। या छोटे बच्चे हैं तो उनको केवल डायरेक्टली एनिमेटेड मूवी दिखाइए, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो उससे बच्चों को पता चल जाता है कि देवता क्या होते हैं। इस मिशन से जुड़े हुए जितने भी परिजन हैं, ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको ये स्टोरी हम भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे 14 से 15 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? 14 से 15। उनमें से आज जिस टॉपिक का हम लोग प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं वो है बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। ये हम लोग दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ये लंबा विषय है, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 की ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्कूल में हमें प्रेजेंटेशन करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन करना है, तो सबसे पहला प्रश्न इस विषय में बच्चों से आता है। हमें विषय को ना हमेशा रोचक बना के रखना है बच्चों के बीच में, क्योंकि लोग आए बस बोले जा रहे हैं तो बच्चों को उतना आनंद नहीं आता है। ये एक वक्ता के अंदर होना चाहिए कि वो सिचुएशन को देख के किस तरीके से मोल्ड कर सकता है, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, इस विषय पे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बच्चों से ही उनके आंसर लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे हमें चाहे तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि हमारे पास समय है तो हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, यदि समय नहीं है तो कंटेंट डिलीवर करते जाते हैं। प्रश्न कैसा करना है? प्यारे बच्चों, हम स्कूल क्यों आते हैं? अब हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि प्यारे बच्चों, हम स्कूल क्यों आते हैं? कुछ बच्चे धीरे से हल्की सी हिम्मत स्टार्टिंग की करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। कई जगह ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी बच्चे ना बोले, शाई करें, बहुत शर्म करते हैं, झिझक करते हैं, डरते हैं, इस तरीके का माहौल होता है। तो यहाँ पे बच्चों के डर को हटाने के लिए, उनका मनोबल ऊपर बढ़ाने के लिए आप उनको एक चीज और बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि प्यारे बच्चों, कोई कक्षा है, कक्षा में ना बच्चे होते हैं और बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं, बच्चों के मन में प्रश्न तो होते होते हैं और वो उसको जानना भी चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं पूछते हैं? झिझक वश नहीं पूछते हैं, शर्म के वश नहीं पूछते हैं, हंसी के कारण नहीं पूछते हैं कि टीचर कुछ पढ़ा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम केवल इसलिए नहीं पूछते हैं कि अगर मैंने पूछा तो ये मेरी सहेली मुझ पे हंसेगी, मेरा दोस्त मुझ पे हंसेगा, अबे तुझे ये भी नहीं आता, तेरे को इसका भी मतलब नहीं मालूम। हम इस शर्म और झिझक के अंदर पड़े रहते हैं और हम उस विषय को नहीं पूछते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? हमारे अंदर वो इच्छा दबी रह गई, हमने नहीं पूछा, टीचर पढ़ा के आगे बढ़ गया और हमको वो चीज अच्छे से समझ नहीं आई। इसके विपरीत
यदि हम आगे बढ़ के बिना झिझक के पूछ लेते हैं तो पूछने से क्या लाभ होगा कि हिम्मत तो हमने करी पूछने की, लेकिन यकीन मानना क्लास में 80% के आसपास वो बच्चे थे जिनके मन में भी यही जिज्ञासा थी कि इसको पूछना है, लेकिन पूछा नहीं। तो आपके कारण उन 80% बच्चों का भी भला होने जा रहा है। यदि इसके विपरीत लेते हैं कि आपने पूछा और बच्चे हंस दिए, तो यकीन मानो कि यदि वो बच्चे हंस दिए, और ये मत सोचो कि आपकी हंसी हो रही है, आप इसको ये सोचो कि आपके कारण वो हंसा। यदि हमारे कारण कोई हंसता है तो दुनिया के सर्वोच्च उच्चतम कार्य हमारे द्वारा भगवान करा रहा है। क्योंकि भारतवर्ष की तो अभी स्थिति कुछ अलग सी है, लेकिन आप यदि विदेशों में जाओ तो वहां पे देखोगे कि लोग चलते फिरते एक दूसरे को हंस के ग्रीट करते हैं। कोई किसी को नहीं जानता, रास्ते से दिख रहा है तो भी स्माइल करता है। स्माइल करने से क्या है, एक अच्छी वाइब्रेशन हमने दी है। तो ये चीजें हम बच्चों को बता सकते हैं जिससे उनका मोटिवेशन फिर बढ़ता है। आप उनको बोलो कि बेटा यू हैव टू आंसर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आप सही बोलो या गलत बोलो। यदि हमको अच्छी कमांड में, यदि हमारी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है तो वी कैन इंट्रोड्यूस सम लाइंस इन इंग्लिश, इट गिव्स अ इम्पैक्ट। वो अच्छा इम्पैक्ट देता है। जैसे ही आप अच्छे अच्छे स्कूल के स्तरों में जाते रहेंगे तो आप इसको वो करेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने भी बताया है कि आपको पहले उस एटमॉस्फेयर में इनरोल होना है, बाद में अपनी चीजें पूरी डिलीवर करनी है। खैर, यहाँ पे हमने बच्चों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ाया कि वो बोलने लगेंगे। फिर वही प्रश्न घूम के आ गया, बच्चों स्कूल क्यों आते हैं? अब बच्चे बोलेंगे। स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, खेलने वेलने नहीं आते हो? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो खेलने के लिए भी आते हैं। और कुछ करने आते हो? दोस्ती वोस्ती करने आते हो? हाँ जी, ये भी आते हैं। मेन उद्देश्य लेकिन घूम फिर के क्या आता है? पढ़ना। पढ़ने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों से। अच्छा बच्चों, ये बताओ पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे अपने अपने जवाब शुरू करते हैं। कोई कहेगा कलम की, कोई दवात की, कोई कहेगा टीचर की, कोई कहेगा बिल्डिंग की, कोई, हमने तो ऐसे ऐसे भी स्कूल्स देखे कि जितना मजा आया बच्चों में। कोई कहता है शॉक की जरूरत होती है, शूज की जरूरत होती है, टाई की जरूरत होती है, टू व्हीलर की जरूरत होती है, फोर व्हीलर की जरूरत होती है, साधन की होती है, बिल्डिंग की होती है। तो मतलब आ, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो आपको भी उसमें मतलब और ज्यादा आनंद आता है जिस भी क्लास में बच्चे बोल रहे होते हैं। खैर, बच्चों के ये क्वेश्चंस निकल के आएंगे, उसी में से किसी न किसी बच्चे का आंसर इसमें भी आएगा आएगा कि बुद्धि की जरूरत होती है, दिमाग की जरूरत होती है, कॉन्सिनेस की जरूरत होती है, अलर्टनेस की जरूरत होती है। ये सारे आंसर भी निकल के आएंगे। तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि जिन भी बच्चों ने ये सब करा है तो उनको अप्रिशिएट करें। जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीजें और अच्छे की तरफ बढ़ती हैं। जब आपको लगा कि ये आंसर आया, तो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। इसको हम लोग फ्लिप करते हैं, पलट देते हैं। चलो बच्चों, आप लोगों ने इसके बहुत सारे आंसर दिए, इसके करेक्ट आंसर पे आने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को फ्लिप कर देते हैं। क्या फ्लिप कर देते हैं जी? अभी प्रश्न ये था कि स्कूल, सॉरी, पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। चलिए अब क्वेश्चन ये करते हैं कि किसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। अब हमने क्वेश्चन फ्लिप कर दिया, किसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो कोई कहता है कि जी टीचर के बिना नहीं हो सकती है, कोई कहता है किताब के बिना, कोई बिल्डिंग के बिना, कोई इसके बिना, कोई उसके बिना, और कोई कहता है कि बुद्धि के बिना, ब्रेन के बिना, अलर्टनेस के बिना, कॉन्शनेस के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। पहला भी क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया, आंसर सेम निकल के आया। हमने बच्चों के लिए क्लैप करा, उनका उत्साह बढ़ाया। अब इसमें एक चीज जो सेकंड में फ्लिप करके आया, किसी ने कहा कि बिल्डिंग के बगैर, किसी ने कहा किताबों के बगैर, तो हम वहां पे ये एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों, अभी क्या हो रहा है? अभी हम और आप एक दूसरे से सीख रहे हैं। क्या हमने किताब ले रखी है? तो पता चलेगा नहीं। तो ये क्या सिद्ध करता है कि किताब के बगैर पढ़ाई हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी अभी तो पढ़ ही रहे हैं ना। क्या हमने कोई किताब खोली है? नहीं खोली है। कोई पेन खोला? नहीं खोला है। महाभारत का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि प्यारे बच्चों, अंगूठा
एक शिष्य ने अपने गुरु को दान किया था जो कि इतिहास में अमर है। बच्चे उसका नाम बताते हैं कि एकलव्य ने दिया। तो एकलव्य जी किसी वक्त गए थे अपने गुरु के पास कि गुरुजी मुझको भी पढ़ा दीजिए, मैं भी आपसे पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव ने ये कह के मना कर दिया कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। तो क्या उसकी शिक्षा रुक गई थी? नहीं। उन गुरु के बगैर एक प्रतिमा को बना के उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई जारी करी थी। तो ये घटना हमको ये बताती है कि एक बार, यहाँ गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, एक बार बिना शिक्षक के भी शिक्षा संभव है। एक बार बिना शिक्षक के भी शिक्षा संभव है। भगवान बुद्ध के नाम से लगभग सभी परिचित हैं। भगवान बुद्ध को वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। तो ये बताता है कि बिल्डिंग की भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों ने बताया है कि पढ़ने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, दिमाग की आवश्यकता होती है, अलर्टनेस की आवश्यकता होती है, उन सब के लिए हम लोगों की तरफ से क्लैपिंग है, क्योंकि दिस इज द राइट आंसर। अब बुद्धि की परिभाषा, ये तो हुआ बुद्धि की जरूरत होती है, बुद्धि है। तो बुद्धि के लिए हमारी ये जो अगली स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा जो है ये गुरुदेव के साहित्यों की परिभाषा है, और इसमें नीचे एक ये जो परिभाषा है परम आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ साधक हैं गायत्री परिवार के, ये परिभाषा उन्होंने हमको लिखवाई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये परिभाषा उन्होंने लिखवाई है। ये कि चेतना के अंदर जहां से ज्ञान तथा अनुभव के आधार से निर्णय कर सकने की क्षमता व योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को समझने की ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है। या बहुत सरल भाषा में कहें तो प्यारे बच्चों, हम जो निर्णय लेते हैं, जिस शक्ति से हम डिसीजन लेते हैं, वो शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। तो अभी हमने समझा कि बुद्धि कहते किसको है। अगली स्लाइड पे जब हम लोग आते हैं तो हमारी ये स्लाइड हमको एक एनिमेटेड सीन दिखा रही है, और इसमें दो तस्वीरें लगी, एक इधर और एक इधर। तो ये किस लिए लगी? अब हम लोग आते हैं उस पे कि प्यारे बच्चों बुद्धि होती कहाँ पे। तो ये तस्वीर हमको दिखा रही है कि ये हमारे ऊपर का सर का हिस्सा है जो कि अंदर से अखरोट की तरीके से है। ये बाएं तरफ की न्यूरोसर्जन्स की ली हुई तस्वीर है, जिसके अंदर ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं वो फ्लो करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये बताती है कि हमारी बुद्धि कहाँ पे है। इसमें हम लोग बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए, थोड़ा सा हंसाने के लिए और रोचक बनाने के लिए बच्चों से कहते हैं कि प्यारे बच्चों सबकी बुद्धि कहाँ है? तो कहते हैं जी यहाँ है। तो किसी की यहाँ है कि नहीं है? किसी की घुटने वुटने में है, कोहनी वोनी में है, कहीं एड़ी वेड़ी में है कि नहीं है? तो बच्चे थोड़ा सा हंसते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा उनको अच्छा लगता है। आगे ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर साइंस के बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो लोग साइंस नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे उनको भी अच्छी लगती है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को केवल एक बार देख लीजिए, इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके विषय में हम अभी आपको बताएंगे। ये जो हिस्सा होता है प्यारे बच्चों, ये आगे का माथे का ये वाला जो हिस्सा, इसके ठीक पीछे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। साइंस के टर्म्स है, बहुत सारे हमारे कॉर्टेक्स हैं, इसमें से ये जो आगे का हिस्सा है इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एक ये हिस्सा है, यहाँ पे एमिग्डाला होता है, यानी आंख के इधर से और कान के इधर से जब हम अंदर जाते हैं तो इस जगह पे हमको एमिग्डाला मिलता है। प्यारे बच्चों, एक ये जगह है पीछे, इसको सेरेबेलम कहते हैं। ये तीन जगह, तीन बिंदु, तीन चीजें आप अभी समझ लीजिए, मतलब देख लीजिए, और आगे हम आपको इसके विषय में समझाते हैं। साइंस के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसके आधार पे दो ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। एंड नाउ द प्रेजेंट साइंस अब ये बताती है कि
एक्चुअली मैटर भी कुछ नहीं है, सब कुछ एनर्जी है। इनको आपस में इंटरचेंज भी करा जा सकता है, मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है। यहाँ पे हम लोग समझने के लिए समझते हैं कि ये जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें प्यारे बच्चों दो तरीके के मैटर्स पाए जाते हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक व्हाइट मैटर। जिस व्यक्ति के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जितना ज्यादा ग्रे मैटर पाया जाएगा, उसकी बुद्धि उतनी ज्यादा तेज होगी, और जिसमें इसकी कमी पाई जाएगी। अब कमी का अर्थ क्या है, देखिए ये एक स्पेस है, इसमें या तो ग्रे होगा या व्हाइट होगा। अगर ग्रे इतना है तो व्हाइट इतना है, और अगर व्हाइट इतना है तो ग्रे इतना है। दो ही मैटर होंगे, या ग्रे या व्हाइट। तो ग्रे अगर ज्यादा है तो उतनी बुद्धि ज्यादा है, और व्हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब बुद्धि कम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आज के समय में ये जान पाना संभव है कि इस बिटिया में कितना दिमाग है, उस भैया में कितना दिमाग है, उसमें कितना दिमाग है, उसमें कितना दिमाग है? तो बच्चे आपका कुछ आंसर देंगे यस, कुछ देंगे नो, क्योंकि ये सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप उन बच्चों को ये चीज क्लियर कर सकते हो कि प्यारे बच्चों, पहले के समय में वैद्य जी केवल नाड़ी को देख के तुरंत बता देते थे क्या रोग है, क्या दवा लेनी है। लेकिन आज विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि डॉक्टर्स भी बचते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले जाओ ये टेस्ट करा के ले आओ, ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये सीटी स्कैन कराओ, ये एक्सरे कराओ। तो इस प्रकार के टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी संदर्भ में जब हम लोग हार्ट का टेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ईसीजी। और जब हम ब्रेन का टेस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ईईजी। तो एमआरआई के माध्यम से ब्रेन का ईईजी जब करा जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि किसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कितना ग्रे मैटर है और कितना व्हाइट मैटर है। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, कौन कौन जा रहा है टेस्ट कराने के लिए? तो आंसर आएगा जी, कोई भी नहीं जा रहा है। और बिल्कुल फैक्ट है, क्या हम ये चेक करने के लिए जाएंगे कि हमारी बुद्धि कितनी और 8 से 10 हजार रुपए खर्च करके आएंगे? प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है, प्यारे बच्चों, हमारी बुद्धि कितनी है, यानी हमारे ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर कितना है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, ये मैटर करे ना करे, लेकिन आज की इतनी क्लास से हमको ये जरूर समझ में आया कि भैया ग्रे मैटर बढ़ाना है। ये काम की बात निकल के आई है कि हमें ग्रे मैटर बढ़ाना है। चलो देखते हैं ग्रे मैटर बढ़ता कैसे है आज का। अब ये जो मेन टॉपिक है बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, प्यारे बच्चों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिनके विषय में अभी प्रारंभ में बताया कि जिन्होंने 24 वर्ष तक कठिन साधना करके गायत्री को सिद्ध करा और धरती पे स्वर्ग के अवतरण के लिए ये सारी रचना करी है, वो क्रियान्वित कैसे होगी? उन्होंने जो करा एकदम टॉप पे शिखर का करा, प्रज्ञा का करा। प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हो, जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो, एक एवरेज वाइज यदि देखा जाए तो 10 किताबें साल में पढ़ते हो, बहुत 20 पढ़ लेते होगे। यदि आप 20 वर्ष भी पढ़ते हो लगातार तो 400 किताबें पढ़ लोगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से ज्यादा साहित्य लिखे हैं, और उन्हीं साहित्यों में से एक साहित्य है बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, जिसका हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसमें बहुत चीजें लिखी हैं, लेकिन उनमें से 4 मेन चीजें लेके हम आप लोगों के मध्य आए हैं, कि यानी 4 उपाय आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि का विकास होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली क्या है? आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र करने से बुद्धि का विकास होता है। अगला, ध्यान। ध्यान करने से हमारा ग्रे मैटर रैपिडली बढ़ता है। योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम करने से बुद्धि का विकास होता है। और हमारा आखिरी है आहार विहार। यदि हम आहार विहार को ध्यान देते हैं तो हमारी बुद्धि का बहुत तेज विकास होता है। भूमि दीदी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारी स्लाइड हम आपको दे रहे हैं ना।
पूरे ग्रुप में हर एक को ये सारी स्लाइड देंगे, तो सारा कंटेंट आपके पास लिखा होगा, मतलब एक एक चीज। और कल को मुझसे पूछना भी चाहोगे कि भाई इसके विषय में मुझे और बताओ, तो यदि संभव होगा तो सब कुछ बताया जाएगा। अब इसमें से आज हम लोग पहले इन दो की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दो ही, मतलब हर एक काफी समय लेने वाला है, लेकिन दो की चर्चा करेंगे और अगली दो की चर्चा हम अपनी अगले प्रशिक्षण की कक्षा में करेंगे। प्यारे बच्चों, गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र से बुद्धि का विकास होता है। अब इसमें एक चीज हमें बच्चों को कहनी है कि प्यारे बच्चों, आज हम आए हैं आप लोगों के बीच में। क्या कोई व्यक्ति पहली बार आता है और कुछ भी कहता है, आप उसकी बात मान लेते हैं? नहीं मानते हैं, बिल्कुल सही है, और माननी भी नहीं चाहिए। लेकिन दिमाग से सोचेंगे कि हाँ जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सच है, बिल्कुल ही सच है। तो पहली बार कोई व्यक्ति आता है और कुछ भी कहता है, तो ये बिल्कुल तय नहीं है कि हम उसकी बात मान लेंगे। हम किसी की बात कब मानते हैं प्यारे बच्चों? हम किसी की बात तब मानते हैं जब हमें उस पर विश्वास हो जाता है, या हम किसी की बात तब मानते हैं जिससे हम मिले तो पहली बार हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसका ऑथराइज पर्सन है। जैसे यदि हम बीमार हो जाते हैं, हम जनरली किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और वो कहता है दिल्ली में जाके फला डॉक्टर से मिलिए, बड़ी मुश्किल से उसके 15 मिनट हमको मिलते हैं और 15 मिनट में वो टेस्ट करके हमको बताता है और ये कहता है आपको ये करना है वो करना है, तो हम उसकी बात मानते हैं जिससे केवल 15 मिनट के लिए मिले। लेकिन क्यों मानते हैं उसकी बात? क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज का ऑथेंटिक पर्सन है, उसने सालों उसका अभ्यास करा है, सालों उसका अभ्यास करा है, तब वो उस विषय पे बोल रहा है। तो इसलिए आज आप लोगों के बीच में खड़े होके आप अपना नाम लेंगे कि भूमि दीदी जो बता रही हैं, आप मेरी बात पे भरोसा करो या नहीं करो, वो अलग चीज है, आपको नहीं भी करना चाहिए, लेकिन हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो ऑथेंटिक पर्सन है, वो गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहते हैं। फिर हम लोग ये स्लाइड प्रेजेंट करेंगे एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे, हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा संस्थान है। उसने इस पे एक रिसर्च करी है, उस रिसर्च का प्रेजेंटेशन ये भाई साहब कर रहे हैं, इनकी बात सुनिए। ये स्लाइड हम लोगों ने सुन रखी है सबने, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये स्लाइड हम लोग वहां पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सुधीर चौधरी जी की ये स्लाइड हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि ये आदरणीय सुधीर चौधरी जी थे, जो कि बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज रीडर है, उन्होंने एम्स की रिपोर्ट प्रेजेंट करी। प्यारे बच्चों, ये हमारी दुनिया के कुछ बहुत महान लोग हैं, जिनमें से ये सबसे पहले लिखा है कि गायत्री मंत्र हैज द पावर ऑफ 1000 एटॉमिक बम। गायत्री मंत्र के अंदर हजारों एटॉमिक बम जितनी ताकत है। ये ब्रिटिश के आर्थर कैसलर हैं, इन्होंने कहा है। डॉक्टर हार्वर्ड कहते हैं कि हिंदूज गायत्री मंत्र प्रोड्यूस मैक्सिमम साउंड वेव्स। हिंदुओं का जो गायत्री मंत्र है वो सबसे ज्यादा, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा साउंड वेव्स पर सेकेंड प्रेजेंट करता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा साउंड वेव्स कौन प्रेजेंट करता है? गायत्री मंत्र। एक जेम्स हर्टजल है, ये न्यूरो साइंटिस्ट है। ये कौन है? न्यूरो साइंटिस्ट। जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग न्यूरो कहते हैं। ये बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और इनका कहना ये है कि यदि आप संस्कृत में पढ़ते हो, बोलते हो, सोचना शुरू करते हो, तो आपके ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो प्यारे बच्चों, जब हमें संस्कृत में पढ़ना है, सीखना है, इसीलिए जब आप गीता को संस्कृत में पढ़ना शुरू करते हो, चाहे वो आपको समझ
नहीं भी आती तो भी आपका बहुत तेज विकास होने लगता है। तो जब हमें संस्कृत में विकास ही करना है तो क्यों ना सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र से किया जाए। आगे ये डॉक्टर रमा जयसुंदर हैं, ये एम्स की डॉक्टर रही हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट गायत्री मंत्र पे कंडक्ट करा। क्या कंडक्ट करा है कि इन्होंने 3 ग्रुप में लोगों को डिवाइड करा। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और तीनों ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट करा और कॉन्टिन्यूस हर थोड़े थोड़े दिन में इनका एमआरआई करा और ब्रेन में क्या चेक करा, लेवल चेक करा। किसका चेक करा, ग्रे मैटर का लेवल चेक। पहले ग्रुप को कुछ नहीं करने को कहा कि तुम जैसा जीवन जी रहे हो वैसा जीवन जियो, कुछ नहीं करना है। दूसरे को कहा कि आप इंग्लिश में गायत्री मंत्र करिए। दूसरे ग्रुप ने इंग्लिश में गायत्री मंत्र करा और तीसरे ग्रुप ने संस्कृत में भाव से गायत्री मंत्र किया। एम्स में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, ये गायत्री मंत्र के रिसर्च के बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं। तो देखा और क्या पाया कि पहले ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जिन्होंने इंग्लिश में गायत्री मंत्र करा उनके ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ा, लेकिन जिन्होंने संस्कृत में गायत्री मंत्र करा उनका ट्रिमेंडस चेंजेस आया, बहुत तेजी से बढ़ा। ये रमा जयसुंदर जी की रिपोर्ट है, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो ये आप लोगों को भेज देंगे, इसको सुन लीजिएगा, टोटली इंग्लिश में है। इसमें इन्होंने अपने एम्स का प्रेजेंटेशन दिया है। अब जब हम गायत्री मंत्र करेंगे तो हमारा व्हाइट मैटर कम होगा और ग्रे मैटर बढ़ेगा। तो क्या केवल इतना ही होगा? नहीं जी, केवल इतना ही नहीं होगा, और भी फर्क इससे आएगा। क्या फर्क आएगा जी? जब आप गायत्री मंत्र करने लगेंगे तो आपकी प्लानिंग परफेक्ट होगी, यानी प्लानिंग परफेक्शन आएगा। आज जो आप प्लानिंग करते हैं, अब इससे पहले हम बच्चों को बता सकते हैं कि प्यारे बच्चों हम एमआरआई कराने तो नहीं जा रहे, तो हमको पता कैसे चलेगा जी कि जो हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं वो काम कर भी रहा है हमारे ऊपर के नहीं? क्योंकि दिखने वाली चीज तो नहीं है ना कि आंखों से दिख रही हो, लेकिन वो एनर्जी हम पे काम कर रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो प्यारे बच्चों, ऐसे पता चलेगा कि गायत्री मंत्र आपने करा, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंजेस आएंगे? ऐसे चेंजेस आएंगे कि जो आप प्लानिंग करते थे पहले और जो गायत्री मंत्र का अभ्यास करने के बाद अब आप प्लानिंग कर रहे हो, तो चेंजेस आ जाएंगे। पहले आपकी प्लानिंग परफेक्ट नहीं रहती होगी, अब आपकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट होने लगेगी। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहोगे। कैसी भी स्थिति आ जाए आप हमेशा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और ना कि प्रॉब्लम में करेंगे। अगर आपके पास इसमें समय होता है तो आप एक कहानी सुना सकते हैं छोटी सी। आदरणीय डॉक्टर साहब कई सारी कहानी सुनाते हैं, एक बहुत छोटी सी, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि हर एक की अपनी कैपेसिटी है, सुनते सुनते भी थोड़ा सा वो होते हैं। तो जब आप उनको कोई स्टोरी सुनाते हो, कुछ एक्साइटमेंट की चीज सुनाते हो, थोड़ा सा एक्ट करके दिखाते हो, तो वो भी बूस्टअप होते हैं। आप इसमें एक कहानी सुना सकते हैं कि प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति था जिसको कहीं जाने की बहुत जल्दी थी, वो कहीं जा रहा था। अब उसको जाना था तो कार से जा रहा था जल्दी जल्दी, ऑफिस को देर हो रही थी, अचानक उसकी कार पंचर हो गई। अब पंचर हो गई तो उसने सोचा कि यार, हे भगवान, इसको भी अभी पंचर होना था, मुझे बहुत जल्दी थी, बहुत देर हो रही थी और इसको अभी पंचर होना। लेकिन फिर मरे मन से, मतलब कुड़ता हुआ, बोलता बालता वो गया कि चलो यार, अब क्या ही कर सकते हैं, एक स्टपनी तो रखी है, चलो चेंज करते हैं। डिक्की खोली, डिक्की से पाना निकाला, जैक निकाला, पाने से नट ढीले करे, जैक लगाया, जैक लगा के ऊपर करा, सारे नट खोले, चारों नट इधर रखे, टायर हटाया और उस टायर को लेके जा रहा था कि चलो डिक्की में इसको रख देते हैं और स्टपनी उठा के लाते हैं। वो स्टपनी उठा ही रहा था, उतने में एक पागल व्यक्ति वहां से गुजरता है। अरे, नट पड़े, 4 नट उसको उठा लेता है और उठा के वो देखता है वो उसके सामने ही कि वो आ रहा है, फेंक देता है ऐसे। और कहाँ फेंक देता है? बगल में नदी नहर होती है उसमें फेंक देता है। अब उसने फेंक दिया और भाग गया। अब भैया जिसके गाड़ी थी लगा चिल्लाने, उसके ऊपर उसको गाली गलौज करने लगा ये वो, लेकिन वो तो भाग गया। अब भैया जिसकी गाड़ी थी वो माथा पकड़ के वहीं बैठ गया परेशान और लगा बड़बड़ करने में,
देर हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं, ये भी अभी होना था, ये भी अभी होना था। भगवान को भी कहने लग गया, सब कुछ कहना है बड़वाए। इतने में दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है। ये दो पागलों की कहानी है दरअसल। दूसरा पागल वहां से गुजरता है तो कहता है, अरे भैया क्या हो गया, क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो, क्यों ऐसे परेशान हो। तो वो उसके ऊपर डांट के चला, भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक पागल आया, उसने मेरे सारे नट उठा के डाल दिए, मेरे को जाना था, ये था, देर हो रही थी, वो हो रही थी। तो कहता है, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है। अच्छा, परेशान होने की बात नहीं है। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये सोचा कि चलो स्टेपनी बदल लेता हूँ, देर हो रही है, और जो चार नट थे वो चारों के चारों उसने उठा के फेंक दिया, मैं करूँ क्या। इतनी देर हो रही है, पास में कोई पंचर वाला भी नहीं है, बड़ी दूर है, क्या करूं। तो कहता है, अरे भैया थोड़ा ठंडे दिमाग से, यहाँ गर्मी के मारा हालत खराब हो रही है, कुछ समझ नहीं आया, तुम ठंडे दिमाग की बात करते हो। कहता है, अरे भैया ठंडे दिमाग से सोचो, सब रास्ता मिलता है। अच्छा, सब रास्ता मिलता है, तुम ऐसे में क्या करके दिखाओगे, बताओ, चलो तुम ही बताओ। कहता है, अच्छा आपकी गाड़ी में कितने टायर हैं। भैया चार। पंचर कितना हुआ है, एक। सब में कितने नट लगते हैं, सब में चार चार लगते हैं। अरे तो एक काम करो ना, चारों नट से ही गाड़ी थोड़ी ना चलती है, अगर तीन होगा तो भी तो गाड़ी चलेगी। आपके पास पाना है, आप बाकी के तीन टायरों में से एक एक नट खोल लो। आपके पास तीन नट हो गए, इस टायर को लगाओ, इसमें भी तीन हो गए, गाड़ी चलने लगेगी। आप गाड़ी चला के आगे जाना, किसी दुकान पे रुकना, वहां से चार नट खरीदना और सब में लगा लेना। तो हो गया ना सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन हो पाया, क्योंकि एक व्यक्ति सॉल्यूशन को ढूंढ रहा था और एक व्यक्ति केवल प्रॉब्लम को ढूंढ रहा था। इसमें हम लोग एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं कि बच्चों के सामने, कि प्यारे बच्चों आप पढ़ने के लिए आते हो, आपका रूटीन सेट होता है। जैसे एक महीने बाद आपके एग्जाम सेट हैं, अचानक से आपकी प्रिंसिपल आए और कहें कि किसी कारण से कुछ नहीं बताएं, और ये कहें कि प्यारे बच्चों 3 दिन बाद आपका एग्जाम है। अब उसमें से आधे बच्चे घबराहट के मारा हाथ पैर फूलते हुए है, 3 दिन बाद एग्जाम है। उनके हाथ पैर ही फूलते रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो घबराहट में ही पड़े रहेंगे। उन्हीं में से कुछ बच्चे जो गायत्री मंत्र करते होंगे, जिनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होगा, जो सॉल्यूशन की तरफ सोचेंगे, वो क्या करेंगे, अरे 3 दिन बाद एग्जाम है ना, मेरा अकेले का ही थोड़ी ना है, पूरी क्लास का 3 दिन बाद है, तो जो सिचुएशन मेरी है वो सबके लिए, अरे 3 दिन तो है, इन 3 दिन पढ़ते हैं, देखा जाएगा जो होगा। फर्क आ गया, देखिए, एक घबराहट में मरा जा रहा है और दूसरा उस सिचुएशन में भी सॉल्यूशन निकाल रहा है। गायत्री मंत्र करने से हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर अलर्टनेस आ जाती है, हम पहले से ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, जब आप गायत्री मंत्र रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंज आया। क्या चेंज आया, कि एग्जाम के दिनों या वैसे दिनों में हम जब किसी पाठ्यक्रम को याद करना होता है तो 3 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ते हैं और हमें बड़ी मुश्किल से याद होता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र करने से, अरे यार मैंने 3 बार पढ़ा और मुझे याद हो गया, क्या फर्क आ गया, अरे मैं 10-10 बार पढ़ती थी, मुझे याद नहीं होता था, अब 3 बार में। तो कोई एमआरआई कराने की जरूरत है नहीं ना, पता चल रहा ना कि गायत्री मंत्र वर्क कर रहा है। क्या इतना ही होगा, अरे नहीं भाई, इससे भी ज्यादा होगा। क्या होगा, ये जो एमेगडाला दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, प्रीफ्रंटल बताया ना, अभी एमेगडाला जो आपको बताया था, ये एमेगडाला है। एमेगडाला का साइज जिसके अंदर जितना बड़ा होता है वो उतना बड़ा डरपोक होता है, और जिसका जितना छोटा होता है वो उतना ज्यादा हिम्मत वाला होता है। यहाँ हिम्मत की बात हो रही है दीदी। एमेगडाला से ये डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें ज्यादा होगा वो डरपोक होगा। आप देखते होंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं, 50 फ्लोर की बिल्डिंग में भी खड़े हैं, उनको डर नहीं लगता, और कोई 2 फ्लोर में भी डरने लग जाते हैं, कोई जरा सी बात में डरने लग जाता है, और कोई कितनी भी बात हो, किसी का हाथ पैर भी कट जाता है तो ऐसे बच्चे देखें कि ठीक है कोई वो नहीं, और किसी के उंगली में जरा सा ब्लेड भी लग जाए तो वो घबरा जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है एमेगडाला में। जब हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं तो हमारे एमेगडाला का साइज अपने आप रिड्यूस होने लगता है। हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरल्यूकिन 6। ये केमिकल हमारे तनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अपने आप कम होने लगता है, जब ये अपने आप गायत्री मंत्र करने से ये कम होता है तो हमारे अंदर तनाव कम हो जाता है।
एक केमिकल होता है गाबा जो कि खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक केमिकल होता है गाबा, वो खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं तो ये अपने आप बढ़ने लगता है। तो जिसके अंदर जितना ज्यादा गाबा केमिकल रिलीज होगा वो उतना ज्यादा खुश रहेगा। तो इतने सारे फायदे हम लोगों को गायत्री मंत्र करने से एक साथ मिलते हैं। केवल ब्रेन का ही डेवलपमेंट नहीं होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होने लगता है हमारा इतनी सारी चीजों से।